Assalamu alaikum. My name is Ali Hamza Javed. Today we are here to discuss our topic scaling. Before discuss scaling, we have to discuss parallelism. Parallelism and scaling are interlinked. Parallelism is the ability of computer to do multiple tasks simultaneously. This will happen by adding more memories, more processors, and by enlarging large number of processors. Now we will discuss our topic scaling. Scaling in computer architecture is process by which we increase the ability of computer to to manage the load by adding large number of processors, increasing memories and software algorithms, and improving storage speed. Now, why we need scaling? Let us discuss this. Scaling allows computer system to handle large workload and more data to perform better and acquire higher performance. This will be done by adding more resources such as processor. System can handle more concurrent users and transaction without becoming overwhelmed. स्केलिंग कंप्यूटर को लोग करते हैं कि वो बहुत सारे वर्कलोड को मैनेज कर सके, ज़्यादा डाटा को मैनिपुलेट कर सके ताकि इससे हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिले कंप्यूटर की। वो कैसे करता है कि वो प्रोसेसर्स बढ़ा देता है या मेमोरी या स्टोरेज को बढ़ा देता है, और इससे इससे यूजर्स बढ़ जाते हैं और जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो हमारी सही तरह से हो जाती हैं, उनको हमें इग्नोर नहीं करना पड़ता। स्केलिंग से दूसरा इसका एडवांटेज हमें स्केलिंग का कि इससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। वो कैसे होती है कि ये क्या करता है कि वर्कलोड को मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देता है। इससे क्या होता है कि हर सिस्टम पे कम लोड पड़ता है और उसके वजह से उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, और इससे क्या होता है कि कम लोड पड़ने पर ज़्यादा परफॉर्मेंस आती है और हमारा टाइम बच जाता है और ज़्यादा फास्टर काम होता है। इसके तीसरी एडवांटेज क्या है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये क्या स्केलिंग से हम क्या करते हैं कि अगर सडन चेंज या डिमांड आ गई है तो वो उसे हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एकदम से सीजनल ट्रैफिक बढ़ गया है, ठीक है, ये डाटा वॉल्यूम बढ़ गया है, तो वो उसको क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के ज़रिए या तो वो सोर्सेज को ऐड कर लेगा अपने अकॉर्डिंग जिस तरह उसको चाहिए, या उसको सिस्टम को निकाल लेगा। इस तरह सिस्टम अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ताकि वो लोड को मैनेज कर सके। कॉस्ट एफिशिएंसी, स्केलिंग का जो चौथा फ़ायदा है वो ये है कि कॉस्ट एफिशिएंसी के ज़रिए हम काफ़ी सारी कॉस्ट अपनी बचा सकते हैं। ये क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा इन्वायरमेंट देती है जिससे कम से कम रिसोर्सेज यूज़ होते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। इससे हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है। आगे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्केलिंग का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको टक्कर दे सके। ठीक है, इससे कंप्यूटर फास्टर हो जाता है, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है, ठीक हो गया, वर्कलोड को अच्छी तरह मैनेज करता है, डाटा को वॉल्यूम्स को अच्छी तरह मैनेज करता है। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। अब ये स्केलिंग की दो टाइप्स हैं। लेट अस डिस्कस द टाइप ऑफ स्केलिंग। दो टाइप्स की स्केलिंग है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग स्केलिंग और वीक स्केलिंग। हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग स्केलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, होती क्या है, और वीक स्केलिंग क्या होती है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। स्ट्रॉन्ग स्केलिंग की बात करें तो ये क्या है कि लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट करती है। क्या करती है कि वर्कलोड को इंक्रीज कर देती है, ज़्यादा सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल हम मेमोरी, स्टोरेज या प्रोसेसर को यूज़ करके हम क्या नेम है, स्ट्रॉन्ग स्केलिंग की मदद से एक कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्केलिंग अक्सर वहाँ यूज़ होती है जहाँ उन एप्लीकेशन में यूज़ होती है जहाँ पे सिंगल प्रोग्राम हमें क्विकली रन करने चाहिए और उसकी सिमुलेशन चाहिए ताकि हम अपने रिजल्ट्स को जल्दी से कंपाइल कर सकें। आगे हम डिस्कस करते हैं कि एमडा लॉ और स्ट्रॉन्ग स्केलिंग। Let us discuss Amida law. Amida law is related to strong scaling, which states that
स्केलिंग जो है वो लिमिटेड है पैरेललिज्म के साथ, पैरेललिज्म और सीरियल पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के फ्रैक्शंस के साथ ये लिमिटेड है। अभी हम देखते हैं कि जो उसने कैलकुलेशन किया स्पीड अप की वो कैसे आई है। वो है 1/s + p/n। ये रिलेशन हमें ये बताता है कि जो स्पीड अप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ प्रोसेसर। इसका ये मतलब है कि हम जितने प्रोसेसर बढ़ाएंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, लेट अस डिस्कस जो फॉर्मूलाज में सिंबल्स यूज हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एस का स्टैंड फॉर वो एग्जीक्यूशन टाइम है जो सीरियल पोर्ट डाटा को इनपुट और आउटपुट के दौरान ले रहा है। पी जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम है जो पैरेललिज्म डाटा को इन और आउट करने के लिए ले रहा है, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर जो हमने सिस्टम में लगाए हुए हैं। ठीक है, ये ग्राफ यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोसेसर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है, और वैसे वैसे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम एस भी कम होता जा रहा है। प्रॉब्लम, इसके रिलेटेड आप प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम को पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या है। कहता है कि एक सिस्टम ऐसा है जिसमें 90% पैरेललिज्म होगी है, लेकिन होनी 80% चाहिए थी। तो स्पीड फैक्टर फाइंड करें कि मतलब हमें रिजल्ट चाहिए था 80% लेकिन हो 90% गया है, तो हमें कितना स्पीड इंक्रीज करने से 90% रिजल्ट आया वो हमने अभी कैलकुलेट करना है। हम देखते हैं कि क्या नहीं, मैं वो जो प्रॉब्लम था उसको देखते हैं। Let us discuss now. We will discuss another law, that is Gustafson's law, which is related to weak scaling. कहता है कि अगर हम अप्रॉक्सीमेशन पे यकीन करें और जो ये यकीन करें कि जो पैरेलल पोर्ट है वो लीनियरली है, यानी वो जो एक लीनियरली इंक्रीज कर रही है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से, तो सीरियल पोर्ट जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ती। ठीक है, तो इसका हम अगर स्केल अप स्पीड अप फॉर्मूला देखें जो हमें अमीडा लॉ में मिला था वो डिफरेंट है, और इधर हमें स्पीड अप फॉर्मूला है ये डिफरेंट है। वो क्या कहता है कि s + p × n, जहाँ पे s वो एग्जीक्यूशन टाइम है जो सीरियल पोर्ट ले रही है डाटा को इन या आउट करने में, और p जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम है जो पैरेललिज्म ले रही है डाटा को इन या आउट करने में, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं। चलें अब ग्राफ को डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि जब हमारे पास प्रोसेसर थोड़े थे तो हमारा पास जो क्या नेम है एस की वैल्यू थी वो भी कम थी, और इसी हिसाब से हमें स्पीड अप मिली है। जैसे जैसे आगे हमने प्रोसेसर इंक्रीज किया, अब हम 20 पे ले गए हैं, तो हमने देखा कि जो सीरियल पोर्ट का एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी कम हो गया, और इसके साथ से हमारी स्पीड मज़ीद बढ़ गई। फिर हमने मज़ीद किया, ऐसे करते करते 60 पे जाकर हमने देखा तो जो एस की वैल्यू थी वो 0.1 हो गई, यानी मज़ीद कम हो गई, और स्पीड हमारी मज़ीद बढ़ गई। और एंड पे हम फिर 100 की तरफ गए। 100 पे जाकर हमारा एस जो एग्जीक्यूशन सीरियल पोर्ट का एग्जीक्यूशन टाइम है वो मज़ीद कम हो गया, और स्पीड हमारी मज़ीद बढ़ गई, वो 80 को भी क्रॉस कर गई। इसका रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रोग्राम था जो पैरेललिज्म एग्जीक्यूशन की वजह से हल्का सा उसमें इम्प्रूवमेंट हुई थी। कहता है कि हम अज्यूम करते हैं कि जो प्रोग्राम था वो 20% इम्प्रूव नहीं हुआ था। ठीक है, और उसके रिजल्ट हमें ये बताते हैं कि प्रोग्राम जो था वो जो टाइम है उसका 1/5 ले रहा था। ठीक है, यानी उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसका जो फैक्टर है वो 5 है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें s की वैल्यू जो है वो 0.2 है जो उसने गिवन दे दी, क्योंकि 20% 20/100 = 0.2 आ गया। उसके बाद 5 जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, और 0.8 s की वैल्यू है, और जब इन्हें हमने इक्वेशन में पुट किया तो जो हमारा स्पीड अप आया वो 4.2 था। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि स्केलेबिलिटी, मतलब आप स्केलेबिलिटी भी के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्केलेबिलिटी की अप्रोचेज हम देखते हैं कि स्केलेबिलिटी को जब हम अपने सिस्टम पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें हम
किस टाइप के सिनारियोज को देखते हुए अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। पहली तो होती है वर्टिकल स्केलिंग, सेकंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और उसके बाद आती है हाइब्रिड स्केलिंग। हाइब्रिड स्केलिंग में आप अपने सिस्टम की प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसको वर्टिकल के कुछ एस्पेक्ट और कुछ हॉरिजॉन्टल के एस्पेक्ट को देखते हुए हम अपने अप्रोच अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हम सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं कि स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन। पहले आपको बता दें स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन क्या है। स्केलिंग अप मतलब आपने अपने सिस्टम में मोर इंस्टेंस ऐड कर देने जब आपको उसकी डिमांड इंक्रीज। अगर जैसे कि आप देखो कि अब आप अमेजोन पे सिस्टम पे जब आपका सीजन्स शुरू हो जाते हैं जिसमें डिफरेंट आप चीज़ें की प्रोडक्शन सेल बढ़ जाता है, तो उसमें आपको उस पर ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग यूज होते हैं। वर्टिकल स्केलिंग में हम देखते हैं कि हमारा एक ह्यूज बॉक्स, आपका सिस्टम एक ही होता है, सिस्टम मतलब आप सिस्टम में आप इंस्टॉल चीज़ें इनहांस कर देते हैं। आप अपने ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर्स, आपकी प्रॉब्लम्स देखते हुए उसकी स्पेस, रैम्स, मतलब सिस्टम आपका सेम रहता है, आपका जो साइज होता है इंस्टेंस वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रिलेटिवली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए इजी होता है क्योंकि आपका एक सिस्टम होता है, आपने एक सिस्टम को डील करना होता है, उसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन इसको देखते हुए ये भी देखा जाता है कि ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हर चीज़ की एक रेंज होती है, उसके अबाव उसको इंक्रीज किया जाए तो उसमें आपको डिफरेंट कहते डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इसमें लिमिटेशंस होती है स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को देखते हुए। अगर आपको सिस्टम एक्सपेंसिव हो जाता है, आप ग्राफिक कार्ड से वो हीटअप बर्न्स होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा लोड की वजह से, तो ये चीज़ें डिफरेंट आप चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ती हैं वर्टिकल स्केलिंग में। आगे हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग देखते हैं कि इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में उसके निस्बतन वर्टिकल स्केलिंग में आप इसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स को डील करना होता है तो आप अपने सिस्टम मल्टी नंबर सिस्टम इंक्रीज कर देते हैं, बल्कि जहाँ पे आपको एक सिस्टम से आप काम नहीं चल रहा तो आप 2, 3, 4 सिस्टम को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें मशीन सिस्टम ऐड करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है सिस्टम को। मतलब कि आपका एक सिस्टम पर आपकी उसका थ्रूपुट टाइम, उसका प्रोसेसर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रोसेसर टाइम वो सबका सेम होता है ताकि आपका सिस्टम एक कम्युनिकेशन वे में चले। जैसे लाइक आपका WLAN सिस्टम होता है, WLAN सिस्टम में आपका तमाम सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर होते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में भी होता है। जैसे उसने कुछ एग्जांपल भी प्रोवाइड किया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका एक क्लाउड्स होता है सिस्टम्स का, उसमें आपके सिस्टम इंटरलिंक होते हैं। आप एक सिस्टम से अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं, फिर दूसरे सिस्टम पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लाइक आपका हडूप क्लस्टर्स होते हैं। इस टाइप के सिस्टम फ्लेक्सिबल होते हैं, स्केलेबल होते हैं देन लाइक वर्टिकल स्केलिंग के, बिकॉज इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका लोड बैलेंसिंग रिक्वायर्ड, आपको इसमें लोड बैलेंसिंग का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ताकि आपका सिस्टम जो है ना वो इक्वली बैलेंस, मतलब एक सिस्टम पर आपका लोड ज़्यादा ना पड़े। उसके बाद आता है आपका जैसे कि अगर आपका ह्यूज वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, अगर आपका एक पॉइंट पे फेलियर आ गया तो आपका पूरा सिस्टम बैठ जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर आपका एक सिस्टम पे आपका प्रोसेसर उसको एडवांस करना होता है तो आप उसको ऑफ करते हैं, उसका लोड एक जो लोड बैलेंसिंग सिस्टम होता है वो दूसरे पर आपका सिस्टम उस पर शिफ्ट कर देता है। जैसे कि आपने अगर ट्रांजेक्शन करनी है, आप एक मशीन से ट्रांजेक्शन करते हैं दूसरी मशीन में, वो आपका प्रोसेसर होता है, आपका बिलिंग देखता है, आपका ट्रांजेक्शन का अमाउंट देखता है, देखते हुए दूसरी मशीन पर आपको शिफ्ट करता है। लेकिन जस्ट लाइक आपको एक ATM मशीन नहीं काम कर रही तो आप दूसरी जो साथ वाले बैंक की मशीन ATM मशीन है उस पर आपका लोड सारा शिफ्ट हो जाता है। तो उसमें आपका प्रोसेसर की स्पीड को इन्हांस कर दिया जाता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग में उसमें फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो इससे आपका सिस्टम बैलेंस हो जाता है। इसमें आपका नेटवर्क कॉस्ट हो जाता है, मतलब RPC जिसको हम कहते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं कि बैलेंसिंग मैकेनिज्म, आपने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाइब्रिड स्केलिंग।
अब देखें कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बेटर होते हैं। अभी मैंने बताया कि कंसिस्टेंट होता है आपका डाटा, जो आपका सिस्टम होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, उसमें डाटा की इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। लेकिन वर्टिकल स्केलिंग में सिस्टम कंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि आपने एक ही सिस्टम में, आप एक ही सिस्टम होता है, आपने अगर वहाँ पर कोई प्रोसेसिंग करनी है, कोई डाटा रिट्रीव करना है, डाटा सेंड करना है, आप वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में देखा जाए तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, एपीआई आईपीआई आपकी होती हैं आईडीज होती हैं, वो उसको मैच करता है, उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अलाउ करता है, तो उसको रिट्रीव करता है, उसके बाद आपको फर्दर सेंड करता है। इसमें आपको लोड बैलेंस मतलब डिफरेंट टाइम पैचेस रिक्वायर होती हैं। लेकिन इसी तरह कुछ हॉरिजॉन्टल में आपको एडवांटेज है और कुछ वर्टिकल में एडवांटेज है। तो इन सभी चीज़ों फैक्टर्स को यूज़ करके हम एक हाइब्रिड स्केल करते हैं। मतलब आपकी प्रॉब्लम है, आपको कुछ आपको डाटा कंसिस्टेंस भी चाहिए, और आपको जो कि वर्टिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक और उसके मुकाबले आपको स्केल्स वैल्यू चाहिए। आपका सिस्टम स्केल्स, मतलब आपको प्रॉब्लम का एक सिस्टम को, आपकी एक प्रॉब्लम के एक स्पेसिफिक पार्ट को आपने अंडरस्टैंड करना, तो आप एक सिस्टम को ट्री कर लेते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपको ये फीचर मिलता है। तो इसी तरह आपका यूजर्स की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका ये हॉरिजॉन्टल में रेजिलेंट सिस्टम होता है, आपका सिस्टम रेजिलेंट होता है, लेकिन वर्टिकल में नहीं होता है। ये चीज़ों तमाम चीज़ों को हम कंबाइन करके किसी सिस्टम होता है, वो हाइब्रिड स्केलिंग इसको कहलाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं स्केलिंग की टेक्निक। स्केलिंग में आप कितनी किस्म की टेक्निक को टैकल करते हैं। सबसे पहला आ जाता है लोड बैलेंसिंग। अब देखेंगे आपका सिस्टम के लिए एक लोड बैलेंसर सिस्टम यूज होता है, जो कि आपका डाटा इनपुट कितना हुआ है, और आपके सिस्टम की जो आपके सिस्टम लगा हुआ है, तमाम सर्वर्स लगे हुए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देखता हूँ कि वो आया कि ये वाला सिस्टम अब आपका फ्री हो गया है, तो हम इसको डिफरेंट फर्दर लोड इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें आपका देखा जाता है कि प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्कलोड इवनली अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। अगर आप एक मशीन पर लोड ज़्यादा डालेंगे, दूसरे पर कम कर देंगे, तो आपका सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। आपका एक मशीन, आप देखेंगे एक प्रॉब्लम, आपने एक इक्वेशन है, जैसे लाइक आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन ऐड 2 एंड देन -10। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई का रिजल्ट टाइम पर नहीं मिलता, आपका प्लस पहले हो चुका होगा, तो वो आपका इम्बैलेंस सिस्टम आ जाएगा और आपका सिस्टम क्रैश भी कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आपने लेनी होती है। मतलब आपने अपने जो आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपने कंस्ट्रेंट को मिनिमाइज रखते हुए आपने सिस्टम की परफॉर्मेंस हाई लेनी है। इसमें आपने देखना है बोटलनेक ऑफ फीस कम हो। बोटलनेक मतलब आपकी लिमिटेशन, मतलब हर सिस्टम की लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन तक आपका सिस्टम ना जाए, क्योंकि जब सिस्टम लिमिटेशन को टच करता है तो आपका सिस्टम आपको क्रैश भी कर सकता है, वो आपके सिस्टम का चैनल बैठ जाता है। तो ये आपको फैक्ट होता है। अब आगे हम देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन, हम इसको किस तरह करनी है। लोड बैलेंसिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड दे कैन कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली एडजस्ट द वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सच एज सीपीयू यूसेज, मेमोरी यूसेज एंड नेटवर्क ट्रैफिक। अब देखें कि आपका सिस्टम है, उसमें हाई आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसिंग करनी है, तो आपको सीपीयू की मेमोरी, सीपीयू यूसेज, उसके थ्रूपुट और उसका मेमोरी पर इंस्ट्रक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको मेमोरी यूजर, उसकी मेमोरी रैम, आप देखें ना, आप सिस्टम को ये एक टाइम में चलाना है, ज़्यादा टाइम में सिस्टम लोड करना है, तो आपको मेमोरी का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसको देखते हुए हमें उसका नेटवर्क ट्रैफिक भी करनी है, मतलब उसको डाटा को ऐड से पहले उनको जल्दी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट प्रॉब्लम को रन भी करवाना। तो ये आपका वर्टिकल में नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम ट्रैफिक का ऐसे ही सेम 2-3 सिस्टम हम अपना ट्रैफिक में लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को देखते हुए हाइब्रिड स्केलिंग को यूज़ करेंगे, तो आपका सिस्टम नेटवर्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंस होता है, जिसको कहते हैं HA प्रॉक्सी होता है। उसके बाद हार्डवेयर लोड बैलेंसर्स हो जाता है, जिसमें आपका आ जाता है F5 और सिट्रिक्स नेट स्केलर्स आ जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लाउड बेस्ड लोड बैलेंसर, जैसे अमेजोन इंडस्ट्री, जैसे कि मैं आपको पीछे बताया कि क्लाउड बेस्ड लोड बैलेंस आपने करना होता है। अब आगे देखते हैं हम, इसके एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब सबसे पहले एडवांटेज को डिस्कस करते हैं कि इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्कलोड इवनली अक्रॉस मल्टीपल मशीन। अब आपका लोड होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके सभी मशीन पर, वो पैरेलल प्रोसेसिंग का। ये तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक टाइम में आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को
एक ही सिस्टम पर रन करवा रहे होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है देखें ना, अब आपको मैंने अब एक एग्जांपल दिया 2 मल्टीप्लाई 4 एंड देन ऐड 5 इन द माइनस 10, तो ये आपको पैरेलल में चाहिए जाता है कि पहले आपका मल्टीप्लाई का परफॉर्मेंस सिस्टम परफॉर्म होगा, ऑपरेशन होगा, उसके बाद प्लस होगा, फिर माइनस होगा। अगर आपको ये तीनों अगर आपको मल्टीप्लाई मिल जाता है, साथ आपको प्लस होके नहीं मिलते, तो वो आप इसके लिए एडवांटेज आपको क्या चाहिए, मल्टीपल मशीन्स पर इवन नेटवर्क ट्रैफिक में ये आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। उसके बाद इंप्रूव सिस्टम अवेलेबिलिटी बाय अवॉइडिंग सिस्टम बोटलनेक और फेलियर, फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल अप स्केल डाउन, मतलब कि आपको कभी इंस्टेंस पर देखें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऐड करनी है, जैसा कि स्केलिंग मतलब आपने मोर इंस्टेंस को ऐड करना है, डिमांड अगर आपकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर आपको डिमांड डिक्रीज कर गई है तो आप सिस्टम को उसमें से मूव कर दें, ताकि आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कोस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा आपको ना पड़े। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज एडिशनल ओवरहेड एंड कम्प्लेक्सिटी टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज द लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर वो क्या होता है, अब कम्प्लेक्सिटी सिस्टम कम्प्लेक्सिटी आ जाते हैं, उसे इतना आप सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। आगे आ गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डाटा और सर्विस अक्रॉस मल्टीपल मशीन इन सिस्टम। अब देखेंगे आपका लोड बैलेंस क्या करता है, आपका सिस्टम की डिफरेंट कॉपीज बनाया जाता है, मल्टीपल कॉपीज बना के आपके तमाम वेब सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब आपको लेट्स आप एक सोशल मीडिया ऐप फेसबुक चला रहे हैं, अब उसमें आपको वेट करना पड़े। अब देखिए एक यूजर चलाया, आपको कहते हैं वही सेम चीज़ आप एट द सेम टाइम कर पाए, तो वे आपको मल्टीपल कॉपीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ब्लॉकचेन आपके सिस्टम में आ गया। अब हम आगे देखते हैं ये एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। एप्लीकेशन इंप्लीमेंट का डिफरेंट मेथड है, डेटाबेस एप्लीकेशन, फाइल एप्लीकेशन, सर्विस एप्लीकेशन। मतलब आपका डेटाबेस सिस्टम है, आपकी कुछ फाइल्स हैं आपके सर्वर पे पड़ी हुई हैं, आपने फाइल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके अलावा आप सर्विस, आपके अमेजोन में सर्विस आपने सेम चीज़ों को सभी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। आपका क्लाइंट, आपका बायर, आपका सप्लायर, सभी में सेम टाइम पे आप इवनली एप्लीकेशन कॉपीज डाटा प्रोवाइड हो रही होती है। इसकी कुछ मिसाल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि डेटाबेस एप्लीकेशन जैसे एमएस SQL एप्लीकेशन, ओरेकल, डाटा गार्ड होता है। उसके फाइल एप्लीकेशन की टाइप आ जाती है, उसके बाद सर्विस एप्लीकेशन आ जाता है। आगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। इंप्रूव सिस्टम अवेलेबिलिटी बाय क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डाटा और सर्विसेज अक्रॉस मल्टीपल मशीन। जब आप मल्टीपल मशीन की कॉपीज प्रोवाइड करते हैं तो आपका सिस्टम की स्केलेबिलिटी इंप्रूव कर जाती है, आपका सिस्टम ज़्यादा इनहांस सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, आपके रिड्यूस रिस्क और डाटा लॉस और करप्शन, क्योंकि जब आप डाटा को डिवाइड करते हैं तो आपका कई वक्त सिस्टम के एरर जनरेट करती है, आपकी कोई कमांड नहीं चली, उसमें एरर जनरेट हो गए, तो इसमें क्या हो गया, इसको जनरेट लेकिन कि अगर आप कॉपी प्रोवाइड करेंगे तो कॉपी में सेम सिस्टम एरर की आने का खर्चा कम होगा। आगे देखते हैं कि फास्टर एक्सेस और डाटा और सर्विस एज ए कैन बी रिट्रीव फ्रॉम अ लोकल कॉपी इंस्टेड ऑफ रिमोट सर्वर। आप अपने फास्टर एक्सेस होती है, सभी सिस्टम आपके सर्वर जितने वेब सर्वर होते हैं वो मेन आपके सिस्टम को के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इजीली आप डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता। आगे आ गया कैशिंग। कैशिंग में आपका इन्वॉल्व होता है स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा और सर्विस इन अ फास्ट लोकल मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास कैशिंग। कैशिंग में क्या होता है, हमारे पास जो डाटा रिडंडेंटली यानी बार बार एक ही डाटा रिक्वायर्ड होता है क्लाइंट से, हमें उसको क्या करते हैं कि हमें कैश में स्टोर कर लेते हैं, कैश अपने पास उस डाटा को रख लेती है, ताकि अगर कोई और भी हमारे पास उस डाटा का क्लाइंट है, उस डाटा को रिट्रीव करने वाला, तो वो कैश के पास ही पड़ा हो, आगे मेन मेमोरी की तरफ या डेटाबेस की तरफ हमें ना जाना पड़े। ठीक। नेक्स्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं कि कैश का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। होती तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमें कैश का साइज बढ़ाना पड़ता है, या फिर एक ही सिस्टम में मल्टीपल कैशेज हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे L1 कैश होगी, L2 कैश होगी। इनकी एग्जाम्पल देख लें। वेब कैशिंग है सच एज स्क्विड और वार्निश, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN जो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि
इम्प्रूव्ड सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जो डाटा जब हमें डाटा जो रिक्वायर्ड है वो पड़े कैश के पास है, आगे मेन मेमोरी में जाना ही नहीं पड़ना, तो हमारा टाइम बचना और सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जानी है। और फास्टर एक्सेस है, क्योंकि डाटा कैश को तो पता होता है कौन सा डाटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली बार बार एक्सेस किया जा रहा है, तो इस वजह से वो कैश के पास पड़ा होगा और एक्सेस भी हमें ईजीली हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक तो कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है सिस्टम की, और दूसरा कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि कैश स्टोरेज बहुत ज़्यादा महंगी होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या करते हैं कि एक टास्क और स्मॉल टास्क में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इससे इसका फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जब एक टास्क को फर्दर छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड किया जाएगा तो उनको ओबीसी करना हमारे लिए आसान होगा, परफॉर्म करना आसान होगा, कंप्यूटर्स के लिए भी आसान होगा। क्योंकि इसकी एग्जांपल देख लें, और ये स्केलिंग से कैशिंग हमारी इस तरह रिलेट है, क्योंकि स्केलिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली वर्कलोड को ज़्यादा जितना वर्कलोड हो उसको मैनेज करते हैं एफिशिएंटली, और कैश इंक्रीज करने से हमारे पास स्केलिंग इम्प्रूव हो जाती है। इसकी एग्जांपल है मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क, मैसेज क्यूज और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। इसके एडवांटेजेस देख लें। एडवांटेजेस क्या है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा टास्क जब हमारे पास छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड हो गया, और जो हमारे पास छोटे छोटे सब टास्क हैं उनको हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है और फास्टर हो जाता है, क्योंकि वो पैरेलल में चल रहे होते हैं ना, सिर्फ एक ही सिस्टम वो काम नहीं कर रहा होता, डिफरेंट सिस्टम्स पर डिवाइड हो जाता है। और फ्लेक्सिबल सिस्टम है, क्योंकि वर्कलोड के लिहाज से हम टास्क को डिवाइड करेंगे और डिफरेंट सिस्टम को देते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है सिस्टम की, क्योंकि एक काम डिफरेंट हम सिस्टम्स को साइन करेंगे तो फिर वो सारे डाटा पे नज़र रखना जो है ना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और पोटेंशियल लेटेंसी और नेटवर्क इशूज़, क्योंकि कि अगर नेटवर्क का कोई इशू हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सारा ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि रिमोट सर्वर्स होते हैं, ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास डाटा पड़ा होता है ऑनलाइन इंटरनेट पे। ये क्या होता है कि डाटा को हमारे को ऑनलाइन प्रोसेस करके हमें उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन यूज क्लाउड कंप्यूटिंग को ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, ठीक है, बाय पे किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए उसको एक्सेस करने के लिए पे करती हैं, ठीक है, और उसके बाद उस रिसोर्स को यूज़ कर सकती हैं। एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर या अमेजोन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये सारी इसकी एग्जांपल है। इस सिस्टम के एडवांटेजेस हमारे पास क्या है कि ये भी फ्लेक्सिबल है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको अप डाउन इसकी जो है ना कर सकते हैं कि हमें क्या रिक्वायर है डाटा क्लाउड डाटाबेस से, क्लाउड कंप्यूटिंग से जो रिक्वायर होता है सिर्फ हम उसी चीज़ के लिए पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे इम्प्रूव सिस्टम अवेलेबिलिटी एंड डिज़ास्टर रिकवरी, क्योंकि डाटा जो क्लाउड के पास तो सारा डाटा पड़ा हुआ है ना, ठीक है, इन केस हमारे पास डाटा लॉस हो भी जाता है तो वो क्लाउड से हम रिकवर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज वही पोटेंशियल लेटेंसी और नेटवर्क इशू भी आ सकता है, ठीक है, एंड लिमिटेड कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन, क्योंकि क्लाउड का सारा डाटा हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, और लिमिटेड डाटा एक्सेस कर सकते हैं। और इसका बेसिकली स्केलिंग से रिलेशन इस सारे टॉपिक का ये है कि हमें अगर सिस्टम हमारा उतना एफिशिएंट नहीं भी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं क्लाउड से डाटा लेके अपने सिस्टम की जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है ना वो हम अपनी पूरी कर सकते हैं। उसके बाद चैलेंजेस टू स्केलिंग आ जाते हैं कि हमें स्केलिंग को अचीव करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एज यू नो कि जैसे हम कोई भी अपना सिस्टम स्केल आउट करते हैं तो या हमें जो भी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं उनको अप्लाई करने के लिए उनको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और ऑब्वियसली जैसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो सिस्टम को ओवरलुक करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्ट होगा, एंड ऑपरेशनल कॉस्ट भी इंक्रीज बढ़ जाएंगे। जैसे कैशिंग ही अगर हम कैश का साइज बढ़ाते हैं तो हमें कॉस्ट ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन है। स्केलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंट्रोड्यूस न्यू चैलेंजेस इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सिस्टम।
यानी कि सिस्टम है अगर हमारे पास, तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, यानी कि अब अक्रॉस मल्टीपल इंस्टेंसेस हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करना या वर्कलोड को मैनेज करना, वर्कलोड तो हमारे पास इजीली मैनेज हो जाएगा, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है और डाटा को की ओवर लिखिंग है वो हमारे पास डिफिकल्ट हो जाती है। उसके बाद परफॉर्मेंस आ जाती है। परफॉर्मेंस हमारे पास, परफॉर्मेंस जब हम अपनी स्केलिंग करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास कह लो कि परफॉर्मेंस के लेटेंसी भी आती है, जैसे बॉटलनेक्स हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया एंड अदर फैक्टर जो कि हमारी परफॉर्मेंस को कम करते हैं। तो हमने अपने सिस्टम को इस तरह स्केल अप करना है कि ये वाले जो फैक्टर है ये हम निकाल सकें। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन है कि रिसोर्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज क्रूशियल फॉर स्केलिंग, यानी कि जो हमने रिसोर्स एलोकेट करने हैं वो क्रूशियल होने चाहिए और यूजफुल होने चाहिए। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ दिस चैलेंजेस है, व्हाट वी शुड डू टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, कि इन चैलेंजेस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1 है ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन। ऑटोमेशन में आपको पता है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली टास्क को जो है ना वर्कलोड को डिवाइड एंड सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे एआई की मदद से हमारा सिस्टम जो है ना एक टास्क को खुद से ही डिवाइड करेगा और वर्कलोड को, ग्रेटर वर्कलोड को, और उसको डिफरेंट सिस्टम में डिवाइड करेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स में हम क्या करते हैं कि एक ही टास्क को मल्टीपल सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं ताकि किसी पर भी इतना बर्डन ना आए कि वो सिस्टम को ख़राब कर सके सिस्टम को ख़राब कर सके या ओवरलोडिंग जो है वो ना हो सिस्टम की। उसके बाद लोड बैलेंसर्स एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDNs, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एक मल्टीपल सर्वर्स के क्रॉस जो हमारे ट्रैफिक होती है उसको जो डाटा रिक्वायर होता है ना वो इसके लोड बैलेंसर्स उनके वो के पास होता है, ठीक है, ताकि जिस यानी कि जितनी ट्रैफिक आ रही है, जिस ट्रैफिक को जो डाटा रिक्वायर्ड है वो उसके मुताबिक डाटा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद कंटेनराइजेशन एंड माइक्रो सर्विसेज में क्या कि कुछ काफ़ी सिस्टम हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमारे पास होते हैं कि जो स्मॉल सर्विसेज हमारे पास रहते हैं, यानी कि ज़्यादा वर्कलोड वाले काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो स्मॉल वर्कलोड वाले जैसे कि जो हमने एक बड़े टास्क को डिवाइड किया होता स्मार्ट टास्क में, तो उसको वो परफॉर्म करता है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग कि जो हमने एक टास्क को डिवाइड किया है या उसको स्केल अप या स्केल डाउन कर रहे हैं, ठीक है, उसको मॉनिटर करना है कि वो किस तरह हमारे पास स्केल अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है, और किस तरह इससे हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में ये है कि स्केलिंग हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, और ये ग्रोइंग डिमांड इन डिमांड ये टॉपिक है, टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास टाइम टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, हमें मोर एफिशिएंट सिस्टम रिक्वायर्ड है, ठीक, और इसी वजह से स्केलिंग का बहुत स्कोप है हमारे फील्ड में। उसके बाद फिर फ्यूचर ओरिजन्स क्या है कि स्केलिंग दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ मर्ज करेगी, लाइक AI हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, इन सर्वरलेस कंप्यूटिंग, इन फील्ड के साथ मर्ज होने के बाद स्केलिंग खुद को इम्प्रूव करेगी। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जब स्केलिंग पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे AI के यूज़ से हम टेक्नोलॉजी को बहुत एफिशिएंट बना लेते हैं, इसी तरह जब स्केलिंग विद द हेल्प ऑफ AI क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन इतने एफिशिएंट सिस्टम बना लेंगे कि वर्कलोड मैनेज करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।